पुलिस को तैनात कर दिया गया है। कल कोर्ट ने हिंदू पक्ष को मालिकाना हक दिया था। 53 साल बाद फैसला आया है इस मामले पर और 108 बीघा जमीन पर यह पूरा विवाद चल रहा था। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के बीच ये विवाद था, जिसके बाद कल कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया और आज सुरक्षा के तहत 4 थानों की पुलिस को वहां पर मुस्तैद कर दिया गया है। तो बता दें कि हिंदू पक्ष को मालिकाना हक दे दिया गया है 108 बीघा जमीन पर लाक्षर गृह, और इसके साथ ही वहां पर एक मजार को लेकर पूरा विवाद था। मुस्लिम पक्ष का दावा था कि वो जमीन उनकी है, वहीं लाक्षर गृह क्योंकि महाभारत काल से संबंधित है, ऐसे में हिंदू पक्ष का ये कहना था कि इस जमीन पर कब्जा किया गया है, ये असल में हिंदू पक्ष की है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अभिषेक, कल ही फैसला आया है और आज सुरक्षा के मद्देनजर 4 थानों की पुलिस को वहां पर तैनात कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लाक्षागृह पर मैं खड़ा हूं और एंट्री पॉइंट से मैं पूरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा और अंदर तक की छावनी में तब्दील है पूरा। पहले ये बोर्ड देखिए, दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा कि लाखा मंडप बागपत मेरठ मंडल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये साइट थी। 2018 में यहाँ खुदाई हुई थी और ये सीढ़ियां पुरानी हैं और एक एक चीज चीख चीख कर कह रही थी कि ये लाखा मंडल है, जहां कौरवों ने कूट रचित पूरी एक घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी, जहां पर लाखा मंडल बनाया गया था। पांडवों को मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन जो महामंत्री युधिष्ठिर थे, उनको जो महामंत्री विदुर थे, महात्मा विदुर, उनको इस षड्यंत्र के बारे में पता लग गया था और उन्होंने युधिष्ठिर को ये भनक दे दी थी। जो सामने आप ये गुंबद देख रहे हैं और ये जो पूरा परमिसेस देख रहे हैं, इसी को मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि उनके एक जो मुस्लिम फकीर हैं उनकी ये मजार होती थी, लेकिन चीख चीख कर इस पर हुई नक्काशी और दूसरी चीजें ऐसे सबूत थे जो कोर्ट में पेश किए गए। ये 1970 में जब ये वाद दाखिल हुआ था, गुरु धर्मदत्त उसके सबसे पहले पैरोकार थे। यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो ये मिड पार्ट है इसका, यहां ये दावा किया जाता रहा हिंदू पक्ष की तरफ से कि यहां शिवलिंग होता था इस लाक्षागृह में। और ये जो ऊपर देख रहे हैं गुंबद के ऊपर एक कुंदा लोहे का जो लगा हुआ है, कभी भी मुस्लिम जो फकीर होते हैं, पीर होते हैं, उनकी जो मजारें होती हैं उसमें कुंदे नहीं होते। ये माना जाता था कि इस कुंदे में ही घंटा लटकता था। इसके अलावा जो तीसरा तर्क दिया गया कोर्ट में, वो तीसरा तर्क था ये जो आले नुमा आकृति आप लोग देख रहे हैं, ये जो आले देख रहे हैं, दरअसल अगर मंदिरों को पुरातत्व विभाग की नजर से देखें, पुरातन मंदिरों को देखें, जो 100 साल का जिनका इतिहास है, जो बहुत पुराने मंदिर हैं, उनमें ऐसे ही देवी देवताओं की तस्वीरें इसके अंदर लगा करती थी। माना यह जाता है, जो तर्क हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में दिया गया, कि इन आलों के अंदर से वो आकृति जो भगवान के देवी देवताओं की तस्वीरें थीं, उनको छैनी हथौड़ों से काटा गया और जो ये खुरचने के निशान अभी भी कई जगहों पर दिखाई दे रहे हैं, ये छैनी से स्वास्तिक के निशान, जो नीचे ये चक्र हैं, ये जो पिलर सा आ रहा है, इसके नीचे गोल आकार में आपको चक्र दिखाई दे रहा होगा, यहाँ स्वास्तिक और ओम के निशान थे जिन्हें खुरच दिया गया। इसके अलावा ये बताया गया कि ठीक इस शिवालय के सामने यहाँ नंदी विराजमान थे और यक्षशाला भी यहीं थी। यहाँ नंदी विराजमान थे और यक्षशाला यही थी, यहाँ पर यज्ञ भी होता था और ये गैलरी थी लाक्षा मंडल की। यहाँ से निकलकर जब राजा महाराजा आते थे तो किसी भी जो, क्योंकि सम्राट चक्रवर्ती हुआ करते थे और उनकी निशानी या तो सूर्य होता था या उनकी आकृति होती थी या एक चक्र होता था। इसमें भी आप देखें बहुत छोटी छोटी ईंटें हैं और ये चक्र आपको अलग सा दिखाई देगा। ये गोल घेरा एक सर्किल आपको ईंटों का दिखाई दे रहा है। ये सर्किल पूरी तरीके से, ये भी दावा, चौथा दावा जो हिंदू पक्ष ने, जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की जो रिपोर्ट पेश की गई कोर्ट में, उसमें ये बताया गया कि ये जो चक्र है पूरा का पूरा, ये प्रतिबिंबित करता है कि ये महाभारत कालीन है। आज से 5200 साल पहले का ये घटनाक्रम है, घटना चक्र है। 2 सुरंगें इसके नीचे हैं। यहां से हम जाएंगे कम से कम आधा किलोमीटर आगे, वो जब मेरी रिपोर्ट चलेगी उसमें मैं आप दिखाएंगे कि किस तरीके से आमने सामने 2 सुरंगें हैं। ये सुरंगें निकलती थी यहां से 4 किलोमीटर आगे जाकर बड़गांव क्यों नाम पड़ा, बाणगांव नाम था उसका, बाणगंगा। वो बाणगंगा, वो जब पांडव यहां से सुरक्षित लाक्षागृह अग्निकांड हुआ, यहां से पांडव इस डायरेक्शन से, यहां संगम था, 3 नदियां बहती थी, कृष्णा, हिंडन और काली नदी। इसके संगम पर यह लाक्षागृह बनाया गया था और
जो तर्क दिए गए, यहां लाक्षागृह से निकलकर 4 किलोमीटर पैदल उस सुरंग में चलते 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 बाण गंगा में गांव में पहुंचे। अब शाहपुर बाण गंगा उस गांव का नाम है। बताया जाता है कुंती को वहां प्यास लगी थी, तब अर्जुन ने अपना तीर निकालकर धरती में मारा था। उस धरती से जो पानी की ज्वारा जो पानी निकला और जो बहा, उसे बाण गंगा नाम दिया गया। उससे पांडवों ने अपनी प्यास बुझाई थी। कचरी वन था पूरा। भगवान परशुराम ने यहाँ 5 शिवलिंगों की स्थापना की थी, जिसका एक उदाहरण परशुराम जी का बनाया हुआ पूरा महादेव प्राचीन मंदिर है। और बाण गंगा में जो मंदिर है वो भी भगवान शिव की शिवलिंग है, जो कम से कम धरती से 30 फुट ऊंचाई पर है। ऐसे ही पूरा महादेव की भी ऊंचाई जमीन से, जो धरती तल है, उससे 30 फुट ऊपर है। तो कुल मिलाकर जो कोर्ट में दावे पेश किए गए थे, उसके बाद ये साफ हुआ जितनी चीजें आपने दिखाई हैं और जो भी लाक्षागृह से संबंधित अवशेष इस जगह पर मौजूद हैं, जाहिर तौर पर वो बयां करते हैं कि यहाँ पर लाक्षागृह ही, जो कि महाभारत काल से संबंधित था, वो यहाँ पर मौजूद रहा होगा। लेकिन क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी दावा किया गया और एक बहुत लंबे समय तक यहाँ पर विवाद चलता रहा है, कोर्ट में मामला चला है, जिसके बाद अब जाकर हिंदू पक्ष में ये फैसला आया है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष का दावा था मजार को लेकर, वो क्या था, उनका क्या कहना था? देखिए, इसी ये जो परमिसेस है, जो मैंने शिवलिंग की बात आपको बताई, ये जो गुंबद है, इसको लेकर उनका कहना था कि उनके जो फकीर हैं उनका यहाँ पर मजार थी, लेकिन मजार कहीं दिखाई नहीं दी। इस पूरे एरिया में कहीं भी कब्रिस्तान नहीं है। ASI ने यहाँ सर्वे किया था, यहीं से मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अपने वीजे से कहूंगा जरा पैन करके, जहाँ गाड़ियां खड़ी हैं मीडिया की, उस तरफ पैन कीजिए। जहां वो गाड़ियां आप देख रही हैं, वो पूरा प्लॉट है जहां पर ASI का 2018 में सर्वे हुआ था, यही कैंप लगा था। यहाँ पर कोर्ट में केस चल रहा था। यह खुदाई की परमिशन ASI को नहीं थी, लेकिन कहीं भी कब्रें नहीं मिली। जहां मजार है उसके आसपास कब्रें नहीं होती, कब्रिस्तान थोड़ी दूरी पर होता है। तो वो जो कब्रिस्तान है, वो यहां से जहां सामने आप वो इमारतें इस ऊंचाई से मैं दिखाऊं, वहां उस गांव का कब्रिस्तान जरूर है, जहां गांव के लोगों को आज भी दफनाया जाता है। लेकिन बरनावा के इस टीले पे, जिसे लाखा मंडल कहा गया है, वो लाखा मंडल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर, जहां वो दूर मीनारें आपको दिखाई दे रही हैं, वहां वो कब्रिस्तान है। यहाँ कब्रिस्तान जैसे कोई अवशेष न कब्रें हैं। ये समतल है, देखिए मैं चलूंगा तो ये वन की जमीन है। मुझे चलता हुआ दिखाएं नवीन। कब्रें जो होंगी वो उभरी हुई होती हैं। जैसे ये पिलर्स पड़े हैं, ये पिलर्स भी इसकी बाउंड्री वाल थी। ये जो यक्षाला जहानंदी थे जो बताए जाते हैं, इसकी ये बाउंड्री वाल थी। अब अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ, एक कॉमन सेंस की बात है, अगर अप्लाई करेंगे, अगर मैं यहाँ से चल के यूं सीधा आ रहा हूँ, तो मेरे पैर कहीं भी रुकावट में नहीं आ रहे, कहीं मेरी ठोकर नहीं लग रही। मीन्स साफ है कि यहाँ पे कब्रें नहीं हैं। अगर कब्रें होती तो कुछ हिस्सा उभरा हुआ होता, कब्रों का हिस्सा ऊपर उभरा हुआ होता है। कहीं भी इस पूरे जो एरिया 108 बीघे का, वहां कहीं भी कब्रें नहीं हैं। हाँ, नदियों के पास हमेशा से शमशान घाट तो पाए जाते हैं, क्योंकि जहां पवित्र नदियां बहती हैं वहां मृत्यु के उपरांत के सारे क्रियाक्रम किए जाते हैं। लेकिन कब्रिस्तान बस्तियों के आसपास पाए जाते हैं, जहां बस्तियां रही हैं। अब बस्ती यहां से दूर है, ये पूरा क्षेत्र। और सरकार से पहले, मुस्लिम पक्ष से पहले, ये भी बात गौरतलब है कि वन विभाग ने भी इस जमीन पर अपना दावा किया था। वो भी इनसे कोर्ट में ये चीज हार गया। वन विभाग, सरकारी विभाग, ये कोई प्रूफ नहीं दे पाया कि ये वन विभाग की सरकारी जमीन है। ये लाखा मंडल ही माना गया है। केस वो उच्च अदालत में ले जाएंगे, ये केस चलता रहेगा। लेकिन ज्ञानवापी में जिस तरीके से तथ्य बोल रहे हैं, वो तथ्य यहाँ मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ से दूर है, वरना मैं उन सुरंगों के पास ले जाता, क्योंकि उसमें लगभग 100 सीढ़ियां हैं जो नीचे नदी के पास उतरना पड़ता है, जहां पर वो दोनों सुरंग के मुहाने हैं, जहां से युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ और अभिषेक, क्या वो सुरंग आज भी वहां पर मौजूद है? कुछ अवशेष उसके वहां पर मौजूद है? जी बिल्कुल सुरंग बिल्कुल मौजूद हैं, उसके मुहाने खुले में हैं, लेकिन मिट्टी की वो सुरंगें बनी हुई हैं। अंदर जाने से पुरातत्व विभाग की चेतावनी है, उसके अंदर जाने की रोक है। उसका ये वो 4 से 5 किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं। मुहाना खुला हुआ साफ दिखाई देता है। उसमें लोग जो है आज से 15-20 साल पहले लगभग 1 किलोमीटर तक गए भी थे। हर 50 मीटर के बाद उसमें कर्व हैं, और कर्व मतलब यहाँ घूम रहा है। वो इस तरीके से यूं घूम के यूं निकली है सुरंग,
और सामने बाढ़ गंगा गांव में जाके वो निकली है। तो आप लगा लीजिए कि ये एक जो साजिश थी महाभारत कालीन, महाभारत में अगर ढंग से पढ़ेंगे महाभारत में, जिस समय ये कूट रचना कौरवों ने की पांडवों के खिलाफ, युधिष्ठिर महात्मा विदुर जी ने कहा, युधिष्ठिर को महात्मा विदुर जो महामंत्री थे उन्होंने ये संकेत दे दिए थे और एक सवाल उन्होंने पूछा था युधिष्ठिर से कि अगर जंगल में आग लगेगी तो सुरक्षित कौन बचेगा। तब युधिष्ठिर ने उन्हें जवाब दिया था एक चूहा ही होगा जो बचेगा। तो उनका आप चूहे की तरह रहिएगा और अगर कोई संकट आता है तो चूहे की तरह रिएक्ट किएगा। यानी कि साफ संकेत महात्मा विदुर ने युधिष्ठिर को दे दिया था कि चूहा जिस तरीके से मिट्टी खोद के अंदर घुस जाता है और अपनी सुरंग बनाते बनाते चूहा आगे निकलता है, इसी तरीके से वीरोत्तम नाम के जो सुरंग खोदने में माहिर था, युधिष्ठिर ने महात्मा विदुर ने अपने गुप्तचरों से ये जान लिया था कि कौरव कुछ ना कुछ यहाँ पांडवों के साथ करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने पहले ही वो दोनों सुरंगें बनाने का उसको निर्देश दिया। अपनी टीम के साथ वीरोत्तम यहाँ पर आया और उसने जिस दिन अग्निकांड हुआ उससे पहले ही वो सुरंग बना के तैयार कर दी थी और इसी मार्ग से बताया जाता है, इसी मार्ग से उतरकर पांडव और कुंती वहां गए और उन सुरंगों के माध्यम से सुरक्षित बच पाए। और वैसे भी ये दावा हिंदू पक्ष ने भी जताया कि देखिए हस्तिनापुर कहाँ था, मेरठ, ये बागपत जो था मेरठ का ही एक कस्बा था और 1997 में इसको अलग किया गया, अलग जिला बनाया गया। ये पहले जो केस चला बिल्कुल अभिषेक, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब आगे क्या, क्योंकि जो ये फैसला है वो हिंदू पक्ष में आया, हिंदू पक्ष के समर्थन में आया है और जाहिर तौर पर लगभग 53 साल का वक्त हो चुका है इस लड़ाई को लड़ते लड़ते और आखिरकार यहाँ पर हिंदू पक्ष की जीत हुई है। यहाँ जितनी भी चीजें आप बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि महाभारत काल और एक वो जो महाभारत काल से जुड़ी हुई कहानियां हैं, जो हमारे यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ हैं, वो सिर्फ कहानियां नहीं है बल्कि 5000 साल पहले की वो पौराणिक सभ्यता है जिसकी पूजा होती है आज भी और माना जाता है, उससे जुड़े हुए अवशेष आज भी हैं। वहां पर एक मजार का होना विवादित तो था ही, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब आगे क्या किया जाएगा, क्या कदम उठाया जाएगा, क्या ये लड़ाई आगे और बढ़ेगी या फिर यहाँ खत्म होती है? नहीं, अभी कोर्ट में जाएगी ये लड़ाई, जिला जज की अदालत में वो केस ले जाएंगे, निचली अदालत से हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि कोर्ट में तर्कों से नहीं, पूरे कागजों से केस लड़ा जाता है। जब सरकार खुद यहाँ के जितने भी वादी थे हिंदू पक्ष, उनसे वन विभाग केस हार गया। मजार है तो कहाँ है उसके अवशेष, कब्रिस्तान है तो कहाँ है उसके अवशेष। ASI से खुदाई इसलिए कराई गई थी कि अगर कब्रिस्तान होते तो कंकाल जरूर मिलते, कुछ हड्डियां जरूर मिलती, चाहे वो 1000 वर्ष है, 200 साल पुरानी है, 300 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, तो कुछ तो अवशेष होते। महाभारत कालीन यहाँ अवशेष हैं। हाँ, एक बात और बताऊं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब यहाँ 2018 में खुदाई की थी, 1 साल तक यहाँ टेंट लगे थे, मैं भी आया था, तब खबर कवर की थी, तब भी यहाँ पर भारत कालीन कुछ सिक्के, कुछ तलवारों की आतरे के लोहे धातु, जो तलवार माना गया था उन्हें, क्योंकि इतने हजारों साल जमीन में दबने के बाद कुछ जर्जर हो गए थे, कुछ अवशेष उनके बचे हुए थे, कुछ बर्तन मिले और कुछ इस तरीके से भांड मिले। तो ये माना गया कि ये महाभारत कालीन है। ASI की रिपोर्ट ने इसमें सबसे ज्यादा काम जो किया ASI की रिपोर्ट ने किया। जैसे ज्ञानवापी में ASI की रिपोर्ट, जो भी पुरातत्व विभाग है वो जांच करता है, अपनी रिपोर्ट देता है तर्कों के हिसाब से। जब कागज होते हैं फैसला तभी होता है। मौखिक बयानी अपना दावा कोई भी कर दे कि ये क्षेत्र मेरा है, लेकिन वो क्षेत्र आपका कैसे है ये कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। वो दावा करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है वो ये स्वतंत्रता देती है कि एक अदालत में आप हार जाएं तो दूसरी अदालत में आप केस दायर कर सकते हैं। लेकिन जीतने का प्रतिशत कितना है, जीतने का प्रतिशत उसी पर तय होता है जितने कागज आपके बोलते हैं। लेकिन अभिषेक देखिए एक बात और, ये तमाम जो जगह है, जैसे आप बात यहाँ पर